जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का जो पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लोकतंत्र में, ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यह सिविक्स चैप्टर 1 है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और सबसे पहले हम लोगों को समझना क्या है, इस पर जो है पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र क्या है। अरे ये मन में सवाल आता है ना कि लोकतंत्र क्या है। पूरे एकदम फुल चार्ज होकर के आप पढ़ाई को कीजिए, एक अलग अंदाज से पढ़ाई को कीजिए, ताकि आपको हर एक चीज जो है समझ में आना चाहिए। इसके साथ ही साथ कोशिश ये करना चाहिए कि जितने भी बातों को आप पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि हर एक बात को जो है आप अच्छे तरीके से समझें। और ये तभी होगा जब एकदम आप एकाग्र होकर के चीज़ों को समझेंगे, पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेटेड ध्यान दीजिएगा, तब आपको हर एक चीज़ कंप्लीट होता चला जाएगा। जैसे यह आपको मन में आना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। यदि लोकतंत्र है तो यह क्यों जरूरी है। तो जैसे कि आप लोग को जानते हैं, आप लोग को मालूम होगा कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, यह दो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेमोस और क्रेसिया, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है डेमोक्रेसी। पहला जो है डेमोस और दूसरा जो है क्रेसिया। तो डेमोस और क्रेसिया के मिलने से क्या बना है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कहिए या भैया फिर आप इसको डेमोक्रेसी कहिए। तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, यह जो है डेमोक्रेसी डेमोस और क्रेसिया के मिलने से बना है। और इस तरीके से डेमोस और क्रेसिया यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्रेसिया यानी कि शासन। तो डेमोस मतलब क्या, लोग, क्रेसिया मतलब क्या, शासन। तो डेमोस क्रेसिया यानी लोग शासन, लोगों का शासन। डेमोस और क्रेसिया के मिलने से डेमोक्रेसी, दैट मीन्स डेमोस मतलब होता है लोग और क्रेसिया मतलब होता है शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन, यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का भी अर्थ क्या होगा, लोगों का शासन। जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा कि जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, यह जो है, लोग इनसे सवाल किए कि लोकतंत्र क्या है। क्योंकि जिस समय सभी देश में लोकतंत्र नहीं है, तब अमेरिका ढोल पिट रहा है कि देखो भैया हमारे पास क्या है, लोकतंत्र है, हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है। ये अमेरिका जो है ढोल पीट रहा है। तो लोगों ने सवाल किया, बहुत आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र, तो बताइए तो एकदम कम शब्दों में बताना है कि लोकतंत्र है क्या। तो जब इसने, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो इस तरीके से जब अमेरिका ढोल पीट रहा है तो लोगों ने पूछा कि बताइए लोकतंत्र है क्या। तो अब्राहम लिंकन उस समय क्या है, राष्ट्रपति है। इन्होंने कम शब्दों में कहा कि यहाँ पे एक और आपको सवाल आएगा कि ये 16वें राष्ट्रपति है, और यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखिएगा, प्रथम यानी पहला पूछेगा। अब चूंकि यहाँ पर अब्राहम लिंकन लोकतंत्र का परिभाषा दे रहे हैं कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन है। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। ये किसने परिभाषा दिया, ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दिया। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं लोकतंत्र, यानी कि 10th क्लास की अगर हम लोग बात करें, जिसका सिविक्स में पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसी को स्टार्ट किए हैं। और इस तरीके से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला चैप्टर, फिर इसके बाद जो है
इस पहले चैप्टर को जो है कंप्लीट करने के बाद में सेकेंड, इस तरीके से हम लोग कर्म यानी कर्मानुसार चलेंगे। कर्मानुसार चलेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा विशेष सिस्टमेटिक वे में ध्यान देते हुए हर एक बातों को समझते हुए चलना है। आपको हम इतना विश्वास दिला रहे हैं कि एक भी प्रश्न आपके मन में ना रहेगा लोकतंत्र से। जब अभी यहाँ पर जो हम लोग चल रहे हैं इस टॉपिक से आपके मन में एक भी प्रश्न ना रहेगा, डाउट एक भी ना रहेगा। फिर भी यदि कोई डाउट लगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पर इनसे जब सवाल पूछा गया कि लोकतंत्र का सबसे सटीक परिभाषा दीजिए, तो बोले हैं कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही क्या है, तो लोकतंत्र है। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति 16वें राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन, इन्होंने यह परिभाषा दिया। अब 16वें राष्ट्रपति होने के कारण अब ये जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन और 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दिया लोकतंत्र का यह परिभाषा दिया कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही क्या है, तो लोकतंत्र है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये सब क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता समझते हैं, सत्ता यानी कि पावर का जो है साझेदारी होना चाहिए। मतलब अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, अगर अभी यहाँ पर हम आपको बताएंगे श्रीलंका के बारे में बताएंगे, उसके बाद जो है बेल्जियम के बारे में बताएंगे। देखिए ये क्लास जो है पूरा सिस्टमेटिक वे से आनंद के साथ चलने वाला है। हर एक बातों पर आपकी गहरी पकड़ होती चली जाएगी। बस आप जो है एक बार जो है इस क्लास में अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। हर एक बात आप एक अलग आनंद में, एक अलग ऊर्जा के साथ, एक अलग जोश जुनून के साथ जो है बातों को समझेंगे। आपको ये फील ना होगा कि इतना भी आसान था, और बुक जब आप पढ़िएगा, किताब जब पढ़िएगा, तब आपको हर एक बातें जो है सिस्टमेटिक वे से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्यों बात करेंगे, यहाँ पे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अगर किसी देश में चाहे अल्पसंख्यक में हिंदू हो, मुस्लिम हो, या बहुसंख्यक में हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो ऐसा नहीं समझना है कि हाँ चलिए बहुसंख्यक वाले को ध्यान में रख करके चले, अल्पसंख्यक है क्या करेगा, कम इनकी जनसंख्या है क्या करेगा, उनको छोड़ दे, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि आप अच्छे लोकतंत्र की परिकल्पना तभी कर सकते हैं जब वहां पर रहने वाले सभी जाति, धर्म, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके साथ लेकर के चलिएगा। उनका भी सत्ता में हिस्सेदारी दीजिएगा, उनको भी पावर में आने दीजिएगा, सत्ता में आने दीजिएगा। सबको जो है एक सिस्टमेटिक वे से बराबर मान करके चलिएगा, तभी जो है कोई लोकतांत्रिक देश सबसे बेटर हो सकती है, सबसे बेहतर हो सकती है। क्योंकि श्रीलंका में भी तो लोकतंत्र था ना, पाकिस्तान में भी था, यहाँ पर बगल में देखिएगा म्यांमार में, नीचे देखिएगा श्रीलंका, इसके जस्ट बगल नेपाल। सफल क्यों नहीं हुआ? यही रीजन था कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक भाषा बोलने वाले लोग को जो है बढ़ावा देना, किसी एक जाति, किसी एक धर्म को सिर्फ बढ़ावा दे करके चलना लोकतंत्र में, तभी तो लोकतंत्र इन लोगों का विफल रहा। पाकिस्तान हो, यहाँ पे आप देखिएगा तो श्रीलंका है, फिर इधर देखिएगा तो नेपाल है, म्यांमार है, यहाँ पर लोकतंत्र क्यों नहीं सफल हुआ? इधर देखिएगा तो पोलैंड है। तो इन्हीं सब बातों को जो हम लोग गहरापन के साथ चलेंगे और एक एक बात को जो है, एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग देखें कि डेमोक्रेसी जो है डेमोस और क्रेसिया के मिलने से बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। डेमोक्रेसी यानी लोगों का शासन, डेमोक्रेसी लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है कि लोगों का शासन। जब अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि आप जो है सटीक परिभाषा दीजिए, तो इन्होंने लोकतंत्र का सटीक परिभाषा क्या दिया है कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन ही क्या है, तो लोकतंत्र है। अब यहाँ से थोड़ा हम अलग चलेंगे। जैसे अगर भारत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भारत को ही रख करके बात करेंगे। भारत है चाहे कोई भी देश है, अगर वहां पर रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उनमें ये तो खूबसूरती है भाई लोकतंत्र की कि हाँ चलिए एक देश में अगर कोई लोकतांत्रिक देश है, वहां पर रहने वाले हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है,
और जैन है, धर्म, बहुत सारे धर्म, बौद्ध धर्म, हर एक धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये तो विविधता है, ये तो सामाजिक विविधता है कि चलिए भाई तो अच्छी बात है, सामाजिक विविधता है, सामाजिक विविधता या सामाजिक विभिन्नता है, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब वही सामाजिक विभिन्नता, जब वही सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन की रूप लेती है, तब जो है देश बर्बाद हो जाता है, देश विकासशील नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जो सामाजिक विविधता है, सामाजिक विभिन्नता है, वह सामाजिक विभाजन का रूप ले चुका है, हुआ भी है। जब यहाँ पर आप देखिएगा युगोस्लाविया में, तो वहाँ पर जो है सामाजिक विभाजन हो गया। श्रीलंका में भी सामाजिक विभाजन होता, लेकिन टकराव ही होकर के मच गया। अब धीरे धीरे हम चलेंगे। देखिए, अगर देखिए सामाजिक विभिन्नता ये कब हो सकती है? ये जो है आपको जाति के आधार पर हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकती है, भाषा के आधार पर हो सकती है, नस्ल के आधार पर हो सकती है। ये सब क्या है? सामाजिक विभिन्नता के पॉइंट है। लेकिन जब यही सामाजिक विभिन्नता, जब आप किसी एक ही जाति को सिर्फ बढ़ावा दोगे, एक ही धर्म को बढ़ावा दोगे, दूसरे धर्म को सोचोगे कि ये तो अल्पसंख्यक, इनको क्या ध्यान देना है, तो यही सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। और ऐसा कई जगह देखा गया है। इसीलिए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये इम्पोर्टेंट होने के कारण ही, यदि आप बोर्ड 10वें में हैं तभी तो ये लेसन दिया हुआ है, आपको इससे सीखना है। क्या पता है कि आप जो है यहाँ पर 10th क्लास में आए हैं तो यहाँ पर आपको SST पढ़ना ये कंपलसरी है। आप इन सब बातों को नहीं समझेंगे, आगे गए साइंस लिए, वहाँ से फिर आप आगे निकल गए, तो आपने तो ये सुना ही नहीं कि श्रीलंका में जो है, क्यों श्रीलंका आगे नहीं गया, क्यों पाकिस्तान आगे नहीं गया, क्यों यहाँ पर नेपाल आगे नहीं गया, इन लोगों में क्यों लोकतंत्र जो है इतने लेट से लोकतंत्र इतने लेट से सक्सेस हो रहा है। जब आपको हम चिली भी पढ़ाए थे तभी आप वहाँ पर देखे थे। तो ये सब चीज़ जो है आपको हर एक बात जो है क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि सामाजिक विभिन्नता, यदि किसी देश में सामाजिक विभिन्नता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन वही सामाजिक विभिन्नता यदि सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है किसी कारणवश, मजबूरीवश, तो ये गलत बात है, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो आइए इसी को समझते हैं कि सामाजिक विभिन्नता किन किन आधारों पर हो सकती है। तो जाति के आधार पर हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकती है, भाषा के आधार पर हो सकती है, नस्ल के आधार पर हो सकती है। ये सामाजिक विभिन्नता को पैदा कर सकते हैं, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल। जब हम लोग वही लिंग की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए लिंग की बात करेंगे, ऐसा नहीं है, लिंग के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हाँ चलिए, वहीं अगर हम लोग बात करें 1893 में एक देश है, ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड। यह जो है पुरुषों को पहले ही मताधिकार का अधिकार दे दिया है, लेकिन सिर्फ लिंग महिला है तो महिला को जो है लेट से वोट देने का अधिकार दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो महिला हो, आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं है। तो उसने सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं, अब बहुत यहाँ पर भेदभाव चल रहा है, लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव चल रहा है। बहुत ऐसे देश है जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का ही अधिकार नहीं है। हिटलर तो यहाँ तक कह दिया था कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अच्छी नस्ल के बच्चे को जन्म देने के लिए है, महिलाओं का तो एक ही काम है। हिटलर बोल रहा है, हिटलर के समय तक, अब ध्यान दीजिए, हिटलर कह रहा है कि महिलाओं का काम ही है अच्छे नस्ल के बच्चे को पैदा करना। ये सिर्फ महिलाओं का इतना काम है, बस हो गया। समाज को भी लगता है कि महिलाएं क्या ही कर सकती है, महिलाओं का तो काम है खाना बनाना, घर के अंदर जो भी काम है उसको करना। पुरुषों का काम है कि चारों तरफ बाहर घूमे फिरे। तो ये आप ये देख क्या रहे हैं, ये लिंग अलग होने के कारण, ये अलग लिंग होने के कारण भेदभाव चल रहा है, ये सामाजिक विभिन्नता है। अब ये न्यूजीलैंड जो है, प्रश्न रहेगा कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश में मिला महिलाओं को? तो याद रखिएगा 1893 में एक न्यूजीलैंड देश है, उसने ही सबसे पहले दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1918 में इंग्लैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद 1919 में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद 1946 में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद 1971 में एक देश है स्विट्जरलैंड, वहां पर जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इस तरीके से आप ये सिस्टम में चलिएगा तो देखिएगा, सबसे पहले न्यूजीलैंड कब 1893, भारत 1919, इंग्लैंड 1918, उसके बाद देखिएगा फ्रांस 1946। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि महिलाओं को पहले वोट देने का अधिकार था ही क्या? नहीं था। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लिंग के आधार पर, बहुत बार आप सुने होंगे कि हाँ भाषा को लेकर के, यदि आपको महाराष्ट्र में रहना है, तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे इस प्रकार के व्यंग आप तो सुनते ही होंगे, ऐसे प्रसंग तो छोड़े ही जाते हैं। तो भाषा के आधार पर भी आपको अलग किया जा सकता है। गोरे काले को लेकर के, जैसे साउथ दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर जब जाइएगा तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी गोरे और काले का भेद चल रहा है। काला व्यक्ति भले ही रेस जीत रहा है, दौड़ को भले ही काला व्यक्ति रेस जीत रहा है, लेकिन वहाँ के जो जज हैं कह रहे हैं कि नहीं, काला व्यक्ति ये तो रेस जीत ही नहीं सकता है। जब रेस जीतेगा, जब दौड़ जीतेगा तो गोरा ही व्यक्ति जीतेगा। दो व्यक्ति जो अश्वेत हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्वेत मतलब होता है गोरा, और इसी के अपोजिट यदि अश्वेत की बात करें तो अश्वेत क्या है? काला। तो दो अश्वेत व्यक्ति दौड़ को जीत गए हैं, लेकिन इनको जो है इनाम नहीं दिया जाता है। श्वेत व्यक्ति जो 3 नंबर पर दौड़ रहा है उसको बताया जाता है कि ये रेस जीता है, ये काला व्यक्ति है, ये तो रेस जीत ही नहीं सकता है। तो नस्ल के आधार पर भी क्या चल रहे हैं? भेदभाव चल रहा है। तो आइए इन सारी बातों को जो है हम लोग एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे, सभी बातों को एक जगह करके पढ़ेंगे। इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं, सारे के सारे डाउट जो है आपको धीरे धीरे कंप्लीट और क्लियर होते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये सब देखे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नहीं, किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए वहाँ के सभी वर्गों को, जो भी लोग हैं, सभी वर्ग के, चाहे वह गोरे हैं, काले हैं, उनका जाति अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका नस्ल अलग है, उनका भाषा अलग है, उनका लिंग अलग है, सभी को मिला करके चलना पड़ेगा। जब भारत, एक यहाँ पर बगल में देखिएगा कि जहाँ पे श्रीलंका अपना राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म को बताता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय धर्म को इस्लाम धर्म बताता है, वहीं इस तरीके से हर एक देश अपने अपने धर्म को जो है फिक्स कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय धर्म ये रहेगा। जब भारत का बात आया तो भारत कह रहा है कि नहीं, हम सभी धर्म को लेकर के चलेंगे। हालांकि यहाँ पर देखिएगा तो भारत में जो है बहुसंख्यक हिंदू है। भारत में क्या ही दिक्कत था? अरे घोषित कर सकते थे कि हाँ भारत जो है हिंदू, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? हिंदू धर्म है, ऐसा घोषित हो सकते थे। लेकिन ये सारी कंडीशन को आगे को दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने ध्यान में रखा और इस तरीके से बोला कि नहीं, भारत में सभी के सभी धर्म जो है, हम लोग सभी धर्म को समान नजर से देखेंगे। तो इस तरीके से पंथ निरपेक्ष 1976 में यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है एक प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी सभी धर्म क्या है? समान। तो इसी तरीके से हम लोग हर एक बात को समझेंगे और इस तरीके से आपको आज के क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। कोई कहते हैं कि नहीं कि हमारा जाति के ज़्यादा लोग हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जाति के बढ़ावा देंगे, हमको क्या दिक्कत है? हमारे जाति वाले लोग हैं, बहुत लोग जाति जाति करते हैं ना कि हमारे जाति के वोट जीतेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जब आप जाति से दिक्कत नहीं है, जाति और जातिवाद, जाति से दिक्कत नहीं है, जातिवाद से दिक्कत है। तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ जाति जाति जाति। तो सोचिए कि जब आप एक ही जाति को बढ़ावा देंगे, एक ही धर्म को बढ़ावा देंगे, तो क्या
फिर देश को श्रीलंका बनने में देरी लगेगा? वह देश जो 1956 में जो है श्रीलंका यह दावा करता है, यह लाता है कि हमारा राष्ट्रीय धर्म जो है बौद्ध धर्म होगा और राष्ट्रीय भाषा सिंगली होगा, 1956 में लाता है। और 1956 से लेकर के 2009 तक क्या श्रीलंका को उस तरीके से जीना चाहिए जो 1956 से लेकर के 2009 तक जो श्रीलंका की कंडीशन रही? दावा तो कर दिया, यहाँ पर ला तो दिया कि हाँ हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या रहेगा, हमारा राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म रहेगा। तो क्या श्रीलंका जो है 1956 से लेकर के 2009 तक श्रीलंका की कंडीशन अच्छा है? नहीं है। फिर जब वह जो है बोला कि नहीं लोकतंत्र तो है लेकिन सबको मिला करके चलेंगे, 2009 के बाद हर एक चीज जो है यहाँ पर ठीक हुआ है, तब तो श्रीलंका अच्छा से चल रहा है। तो आप यदि यह कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हम एक ही भाषा बोलने वाले लोग को जो है बढ़ावा देंगे, तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है कि आप उस तरीके से शासन को नहीं लेकर के जा सकते हैं जिस तरीके से लोकतांत्रिक नियम होते हैं। बहुत आप देखेंगे बहुत ऐसे देश है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र भी है, मतलब लोकतंत्र तो है लेकिन राजा वहां के रहेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं राजतंत्र है, कहीं पर सैन्य शासन है। चिली में जब हम लोग देखे थे तो सैन्य शासन पहले लोकतांत्रिक था, 1970 में लोकतांत्रिक था, उसके बाद जो है जब आइंदे 1973 में मर जाते हैं, यानी कि पिनोशे जब उनको मरवा दिया जाता है, खुद जो है देश का हेड बन जाता है, जो कि एक सेना हेड था, सेना हेड से डायरेक्ट जो है आक्रमण करके वह देश का हेड बन जाता है 1973 में। फिर जो है 1973 से लेकर के 1988 तक जो है वो पूरा नॉन स्टॉप जो है बिना किसी चुनाव का शासन कर रहा है और बोल रहा है कि ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो क्या जिन्होंने लोकतंत्र को रख करके जिन्होंने लोकतंत्र की कल्पना किया था कि लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्था होंगे, क्या सच में चिली में लोकतांत्रिक की व्यवस्था है 1973 से लेकर के 1988 तक? क्या श्रीलंका में भी है 1956 से लेकर के 2009 तक उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश में व्यवस्थाएं होती है? नहीं है। क्या पाकिस्तान में भी है? क्या नेपाल में भी है? नहीं है। तो इसीलिए इस सारी बात को समझने के लिए कि लोकतांत्रिक देश कैसे होने चाहिए, आइए इसी को हम लोग समझते हैं। और इस तरीके से जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक देश हम पहले आपको याद दिला देना चाहते हैं कि श्रीलंका और उसके बाद जो है बेल्जियम। यहाँ पे हम लोग को दो यहाँ पर देश अभी समझना है। और पहला देश आप जब ध्यान दीजिएगा श्रीलंका, तो एक बात तो आप इससे परिचित हो जाएंगे कि जब हम लोग बेल्जियम देश को देखेंगे तो वहाँ पर जिस तरीके से श्रीलंका में लोकतंत्र को विकसित करने की बात किया जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को विकसित करने की बात किया जा रहा है, बेल्जियम में वैसा ना है। बेल्जियम में आप ये सोच करके आश्चर्य हो जाएंगे कि इतना यहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग हैं लेकिन फिर भी इनके बीच कोई टकराव नहीं है, इनमें कोई मतभेद नहीं है, ये इतना कोऑपरेट करके चल रहे हैं। और श्रीलंका में तो यहाँ पर देखिएगा तो सिंगली और दूसरा जो है तमिल, ये दो ही भाषा के लोग हैं, फिर भी इनमें जो है नहीं चल रहा है। और बेल्जियम में देखिएगा तो जर्मनी वाले भी हैं, डच वाले भी हैं और इस तरीके से तो वहाँ पर फ्रेंच वाले भी, फिर भी इतने अच्छे तरीके से बेल्जियम जो है लोकतांत्रिक देश का इतना अच्छा उदाहरण देता है कि आप यह सोच करके आश्चर्य हो जाइएगा। आइए इन्हीं सभी बातों को हम लोग ध्यान में रख करके चलते हैं और एक अलग ऊर्जा के साथ चलते हैं, एक नई उड़ान के साथ चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है। ये श्रीलंका है और इस श्रीलंका में जो यहाँ पर आप देखिएगा तो इस साइड में क्या है, ये यहाँ पर जब देखिएगा तो ये क्या है, इस क्षेत्र में
और फिर यहाँ पर ये पूरा ये जो अब आप ये देख रहे हैं जो हम खाली रखे हुए हैं इस क्षेत्र में सिंगली है, और इधर जो आपको यहाँ पर हम थोड़ा रंगे हैं इस क्षेत्र में कौन है तो तमिल वाले हैं। तमिल कितने हैं यहाँ पर देखिएगा तो 74% क्या है सिंगली है, और यहाँ पर लगभग 18% जो है तमिल वाले हैं। तो बचा कितना, यहाँ से घटाइए, इधर 6 बच गया और इधर 8, तो लगभग 7-8% जो है अन्य धर्म के हैं जो कहीं कहीं पे है। अब यहाँ पर अन्य धर्म ईसाई वगैरह, तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा कि इस क्षेत्र में सिंगली वाले हैं जिनकी संख्या कितनी है 74%, और इतना इस क्षेत्र में कौन है तमिल वाले जिनकी संख्या कितनी है 18%, और इस तमिल में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। अब यहाँ पर जब भारत से भी जब यहाँ पर देखिएगा ये भारत है, तो जब भारत से लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं तो उसी में कुछ तमिल वाले भी श्रीलंका में आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप देखिएगा मूल निवासी, अब तो यहाँ पर आकर के तमिल वाले हैं, यहाँ पर मूल निवासी सिंगली है जो यह इनकी बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक कहने का मतलब क्या कि यह ज़्यादा है, किन से ज़्यादा है तमिल वाले से ज़्यादा है। तो अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक तमिल वाले हैं, और बहुसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक सिंगली है। तो इसने क्या किया, यह जो है सिंगली भाषा जो बोलते थे उनको जो है ये लोग ज़्यादा पसंद करते थे, तमिल वाले को पसंद नहीं करते थे। और इसी तमिल में कुछ हिंदू हैं कुछ मुस्लिम है, और इस तरीके से तमिल वाले 18%, सिंगली वाले बहुसंख्यक है लगभग 74%। तो यहाँ पर जब 1956 में ध्यान दीजिएगा, अब देखा सिंगली वाले देखे कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो इनको नज़रअंदाज किए हैं, इनको जो है नज़रअंदाज करके 1956 में श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बोला, और यहाँ का राष्ट्रीय भाषा जो है क्या बोला, सिंगली बोला। मतलब क्या कि जो भी एग्जाम होंगे सिंगली भाषा में होंगे, और तमिल वाले सिंगली जानते ना थे, तमिल वाले को सिंगली नहीं आती थी। अब यहाँ पर ये इनको नज़रअंदाज करके श्रीलंका जो है 1956 में क्या बौद्ध धर्म और यहाँ पर सिंगली को राष्ट्रीय भाषा, बौद्ध को राष्ट्रीय धर्म, सिंगली को राष्ट्रीय भाषा किया। यानी कि यहाँ पर एग्जाम क्या होंगे, सभी के सभी एग्जाम सिंगली भाषा में होंगे। ऑटोमेटिक एक बात बताइए कि ऑटोमेटिक कौन छट जाएंगे जब एग्जाम होंगे, तो एग्जाम में पास होंगे क्या, कौन, सिंगली वाले, सारे के सारे नौकरी वाले हो जाएंगे कौन, सिंगली वाले। ऑटोमेटिक ये लोग छटते चले गए। देखते 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 इनको जो है कोई वैल्यू ही नहीं है। अपना देश है लेकिन जो इनको आज़ादी है, जो इनकी छूट है, इन लोगों को उतना छूट ही नहीं है। अब ये देखते देखते 1956 से लेकर के 1980 तक इनकी हालत ऐसी हो गई है कि इनके पास खाने के लिए नहीं है। ये बेरोजगार तो है ही, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखमरी जैसी समस्या इनको आने लगी। अभी इन्होंने क्या किया, इसी में देखिएगा 1980 में एक संस्था बना है जिसका नाम है लिट्टे। अब ये लिट्टे क्या है, लिट्टे यह पार्टी LI से लिबरेशन, T से टाइगर्स ऑफ, T से तमिल और E से इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसके हेड कौन है, इसके हेड याद रखिएगा प्रभाकरन है। प्रभाकरन नाम के व्यक्ति यह लिट्टे को बनाए हैं और इनमें लोगों को जुड़ा रहे हैं, तमिल वाले को ला रहे हैं, इसमें जुटा रहे हैं। और ये पार्टी का गठन करते हुए प्रभाकरन जो इसका हेड है, इसमें महिलाओं को भी बता रहे हैं
कि अब महिलाएं भी सिपाही बनेंगी, महिलाएं भी हथियार चलाना चाहेगी तो चला सकती है। और चलाना है क्योंकि तुमको अल्पसंख्यक के नाम पर तुम्हें अलग किया गया है, तुम्हें नजरअंदाज किया गया है, तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। उस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें बंदूक उठाना पड़े तो चूड़ी को छोड़ करके तुम बंदूक को चलाओ, क्योंकि इन्होंने हमें नजरअंदाज किया है। 4 साल 5 साल को यह ट्रेनिंग दे करके प्रभाकरण बंदूक चलाना सिखा दिए हैं, हर एक तरह से इनको मजबूत किए हैं। कौन? प्रभाकरण। क्यों? क्योंकि इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बेरोजगार हो गए हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सारा का सारा पैसा इनके पास है, नौकरी इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, हमारे पास क्या है? इनके अपने प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, सब कुछ इनका है, हमारा क्या है? तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें बंदूक भी चलाना पड़ेगा, तो तुम्हें बंदूक चलानी पड़ेगी। और तुम्हें ये जानकर कि आप लोग को आश्चर्य होगा कि इतना फुल चार्ज किए हैं, इतना इनको ट्रेनिंग दे करके, लिट्टे में जो भी यहाँ पर हेड देखिएगा प्रभाकरण, ये लोगों को इतना ज़्यादा मजबूत किए हैं कि इनके ही देश के लोग इनसे परेशान हैं। जो भी धन दौलत, जो भी पैसा यहाँ से लूटते हैं, सबको जो है ये लोग बंदूक खरीदते हैं, नई नई आधुनिकीकरण हथियार का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, नई नई जो हथियार है उसका इस्तेमाल करते हैं। कर भी क्या सकते हैं? ये बोले हैं कि तुम्हें नज़रअंदाज किया गया है, तुम्हें कम, तुम्हारी जनसंख्या को कम देख करके नज़रअंदाज किया गया है। तो ये प्रभाकरण बता रहे हैं कि भले तुम देखने में कम हो, लेकिन तुम हर एक तरह से मजबूत तुम्हें बनना पड़ेगा। और ये लोगों को ट्रेंड किए भी है। 1980 में लिट्टे का गठन करके ये लोग जो है, जो भी यहाँ पे सिंगली वाले थे, जो नौकरी करते, सर्विस में थे, पैसा कमाते थे, सारे के सारे तो पैसे इन्हीं के पास। अब इन्हीं के जो है सामान को लूटते हैं, पैसा को लूटते हैं, इनके घर पे डाका डालते हैं, सब कुछ करते हैं तमिल वाले। अब यहाँ पर देखते देखते यह इतना मजबूत हो गए हैं कि थाना पर ही धावा बोल दिए। और थाना पर जब धावा बोले हैं तो बोले हैं कि तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, तुम सारे के सारे हथियार को गेट पर के रख करके आगे निकल जाओ, तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सारे के सारे पुलिस वाले जो हैं, जितना हथियार था सामने फेंक करके रख करके चले गए। और इन लोगों ने क्या किया कि सारे के सारे हथियार, वो बोले थे कि अपना सारा, ज़्यादा भी होशियारी नहीं करना, क्योंकि तुम्हें अपना सारा का सारा हथियार सामने रख करके गेट पर निकल जाओ, वरना तुमको उड़ा देंगे। ये सारे तमिल वाले बोल रहे हैं। अब ये लोग जो है, सारे पुलिस वाले, थाने वाले जो है, बंदूक को, जो भी था हथियार, सबको जो है वहीं पर छोड़ करके और इस तरीके से निकल गए। उन सारे बंदूक को, हथियार को फिर ये लोग लिए और ऐसा ये यहाँ पर मचाए हैं, यहाँ पर ऐसा आक्रमण मचाए हैं कि अब श्रीलंका देश इनकी ही देश की सेना इनसे क्या त्राही 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 माम कर रही है, इनसे ही पनाह मांग रही है, इनसे ही डर रही है। अब बताइए, सेना से भी ये मजबूत हो गए, सेना से भी मजबूत हो गए। सोच करके देखिए कि ये सेना से भी मजबूत हो गए और ये सेना को ही मार रहे हैं। सेना को मार करके उनका बंदूक छीन ले, उनका तोप छीन लेते हैं, टैंक छोड़ लेते हैं, टैंक वगैरह सब कुछ छीन लेते हैं। अब सेना बेचारी क्या करे? जिस देश का सेना ही वहाँ के लोग से हार जाए, ये देख रहे हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि श्रीलंका पर कोई दूसरा देश आकर के आक्रमण किया है, कोई दूसरा देश लड़ रहा है, बल्कि अपने ही देश के लोग हैं। तो इसी युद्ध को हम लोग क्या बोलेंगे? गृह युद्ध बोलेंगे। जब अपने ही घर में लड़ाई होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर श्रीलंका में है। यहाँ के लोग यानी श्रीलंका के ही तमिल वाले हैं और अपने ही देश के सेना को हरा दिए हैं। और यह कंडीशन देख करके श्रीलंका जो है भारत से कह रहा है कि भारत आप हमें मदद करो। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोले कि हाँ, ये पड़ोसी देश है, इसको बचाना चाहिए, पड़ोसी है तो बचाना ही चाहिए।
राजीव गांधी जो है शांति सेना भेज दिए। हालांकि ये लोग मना भी किए कि देखिए हम भारत के ही तमिल वाले लोग हैं, हम भी तमिल वाले ही हैं, तो आप सेना को मत भेजिए, क्योंकि इससे पहले इनका कंडीशन आपको पता है कि इनको अल्पसंख्यक के नाम पर नजरअंदाज कर दिया गया है, सारा का सारा नौकरी इनके पास है। तो ये लोग बोले कि आप सेना नहीं भेजिए, लेकिन राजीव गांधी के फिर भी सेना भेज देने पर ये तमिल वाले इतने नाराज हैं, इनसे नफरत करते हैं। अब जब यहाँ पर भारतीय सेना, बताइए भारतीय सेना के सामने कोई चलेगा जी? जब भारत की सेना यहाँ पर पहुंची हुई है तो अब इन लोग जो है हारना स्टार्ट हो गया। ये सिंगली वाले ये कह रहे थे कि आप जल्दी सेना भेजिए, नहीं तो इनकी जिस तरीके से आक्रामकता है ये देखते देखते पूरे श्रीलंका को जीत जाएंगे। तब जो है राजीव गांधी जो है सेना को भेजे हुए हैं, शांति सेना को। जब सेना यहाँ पर श्रीलंका में आई हुई है तो तमिल वाले की हार शुरू है, तमिल वाले हार रहे हैं। लेकिन ये मन में ही नफरत करते थे किनसे? राजीव गांधी से। ये बोले कि जिस दिन यहाँ पे साउथ में राजीव गांधी आ जाएंगे उस दिन फिर देखेंगे कि क्या होगा। और हुआ भी ऐसे कि एक बार की बात है कि राजीव गांधी 1991 में आते हैं साउथ इंडिया, तो इसी में की महिला अपने शरीर में बम को बांध करके और इनको खुद मर गई, लेकिन साथ ही साथ राजीव गांधी को भी लेकर के गई। बोली हम तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो राजीव गांधी की यह एक कहानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 अब यहाँ पर देखते देखते जब ये लोग हारने लगे तो ऐसा नहीं है, ये तो यहाँ पर टकराव चलिए रहा है। 2009 में जब प्रभाकरण मार दिए गए तब जाकर के श्रीलंका में जो है सांस आया, और श्रीलंका तब से बोला कि नहीं, सभी वर्ग को, सभी यहाँ पर हर एक भाषा को बोलने वाले लोग को सबको मिला करके चलेंगे, तब यहाँ से जो है एक सफल लोकतंत्र की हम लोग कल्पना कर सकते हैं 2009 से। अब यहाँ पर आप लोग क्या देखें कि लोकतंत्र तो था, प्रतिनिधि को जनता ही चुन करके भेजी थी, लेकिन प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ अपने ही भाषा बोलने वाले लोगों पर जब ध्यान देने लगे तो वही अल्पसंख्यक एक दिन इस देश के लिए काल बन गया। ये दर्शाता है कि आप लोकतांत्रिक देश में सभी धर्म, सभी वर्ग के, सभी भाषाओं के लोगों को मिला करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हाल श्रीलंका की तरह होने वाला है। अब यहाँ पर एक और देश हम लोग देखेंगे जिसका नाम है बेल्जियम। देखिए ये सब उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण ये जो आप कहानी एक तरीके से कहानी के अंदाज में सुन रहे हैं, यह क्लास आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का ऐसा ना लगेगा कि इतना तो इंटरेस्ट आपको किताब में नहीं आएगा। मतलब जब आप इस क्लास को पूरे अच्छे अंदाज में सुन लेते हैं, पूरे पॉइंट बाय पॉइंट सुनते हैं, तो जब आप किताब उठाइएगा तब आपको लगेगा कि ये कहानी तो हमको मिला ही था। हर एक लाइन पर आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग एक बेल्जियम देश है, आइए इसको भी देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, बोले ना सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता ये भाषा के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर न है जी। सामाजिक विभिन्नता धीरे धीरे सामाजिक विभाजन का रूप ले रहा था, लेकिन वो तो कहिए कि प्रभाकरण जो है मार दिया गया, नहीं तो फिर ये क्या होता। अब यहाँ पर आप देखिएगा बेल्जियम देश, तो यहाँ पर 3 भाषा बोलने वाले, यहाँ पर भी देखिएगा तो भाषा ही के कारण हुआ है, भाषा के ही कारण हुआ है। श्रीलंका में भी एक और देश हम आपको बताएंगे बेल्जियम, यहाँ पर भी क्या है तो अलग अलग भाषा के लोग हैं। और जब आप यहाँ पर देखिएगा तो जर्मनी वाले हैं, जर्मन है, जर्मन भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच वाले हैं। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये क्या है, जर्मन है। और
इसी का एक जगह है ब्रुसेल्स, जो जर्मनी का ये बेल्जियम है। कौन सा देश है? बेल्जियम है। तो यहाँ पर देखिएगा ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का क्या है तो राजधानी है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरे देश की अगर हम लोग बात करें तो 59% जो है क्या है तो डच बोलने वाले हैं। ओवरऑल देश का हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल बेल्जियम का बात करें तो 59% डच बोलने वाले हैं और 40% जो है आपको फ्रेंच बोलने वाले हैं और वहीं लगभग जो है 1% देखिएगा तो जर्मन बोलने वाले हैं। अब एक बात समझिए, जो बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है, इस ब्रुसेल्स की हम बात करें, ओवरऑल तो यहाँ पर बात कर लिए कि हाँ 59% डच है, 40% फ्रेंच है और 1% जर्मन है। लेकिन अगर हम लोग इसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो सिर्फ ब्रुसेल्स में यहाँ पर जब आप देखिएगा तो ये जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ पर देखिए डच की संख्या यहाँ पर जब आप देखिएगा तो 20% है। डच कितना है? 20%। वहीं फ्रेंच कितने परसेंट है? 80%। राजधानी में सिर्फ 80% फ्रेंच है और 20% डच है। वहीं ओवरऑल बेल्जियम की बात कीजिएगा तो 59% डच है और 40% फ्रेंच है, 1% जर्मनी है। तो आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल में डच ज्यादा है लेकिन राजधानी में कम है, ओवरऑल में फ्रेंच कम है लेकिन राजधानी में फ्रेंच ज्यादा है। ये अब यहाँ से आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है कि ये बहुत, यहाँ पर जब चुनाव की बात है, जब यहाँ पर चुनाव का बात आता है तो आपको लग रहा होगा कि जहाँ पर अरे होना तो यही ना चाहिए कि 80% जहाँ पर फ्रेंच है वो किसको दबा देंगे? डच वाले को, और जहाँ पर डच ज्यादा है वह किसको दबा देंगे? फ्रेंच वाले को। होना तो यही ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब श्रीलंका को रख करके आप चलिएगा तो आपको लगेगा कि ये वाले इसको दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल में जहाँ पे फ्रेंच वाले ज्यादा हैं वहाँ पे किनको? डच वाले को मिला करके चल रहे हैं। डच वाले को बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर इतना सीट है तो आधा सीट आपका, आधा सीट हमारा। ओवरऑल का जब बात करेंगे तो यहाँ पर डच वाले बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको जो है नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ में लेकर के चलेंगे। इतना सीट है तो 50% आपका, 50% आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे फ्रेंच वाले हैं वहाँ पर डच वाले को लेकर के चल रहे हैं, और जहाँ पे ज़्यादा डच वाले हैं वह फ्रेंच वाले को लेकर के चल रहे हैं। ये देखिए कॉपरेट करके लेकर चल रहे हैं। और ये डच फ्रेंच दोनों जो है जर्मन वाले को जो है इनका भी जो है कॉपरेट करके इनका भी क्या तो क्या बोलते हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व लेकर के चलते हैं। इस तरीके से डच और फ्रेंच जर्मन वाले को भी साथ में लेकर के चलते हैं। तो ये क्या है, इनमें कहीं कोई क्रांति नहीं हुई, इनमें कहीं कोई गृह युद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सबको ध्यान में रख करके चल रहे हैं। जहाँ पे फ्रेंच वाले ज्यादा हैं डच वाले को जो है साथ लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पे डच वाले ज्यादा हैं वहाँ पर फ्रेंच वाले को साथ में लेकर के चल रहे हैं, डच फ्रेंच जर्मन वाले को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रांति या गृह युद्ध होने की संभावना ही नहीं है। तो सबको जब आप मिला करके चलिएगा तो एकदम आप अच्छे तरीके से देश में शासन को लेकर के चलिएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह जो बेल्जियम आप देख रहे हैं यह एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। बेल्जियम सबसे खराब लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कोई है तो अभी आपको हम बताएं, श्रीलंका। तो इस तरीके से आप ये समझ पाए होंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अगर हम लोग कहें कि सबसे खराब उदाहरण तो श्रीलंका है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई देश है वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो चाहे वहाँ पर मेजोरिटी में कोई भी हो
अगर माइनॉरिटी को ध्यान में रख करके चलते हैं, मतलब बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक को ध्यान में रख करके चलते हैं, तो फिर उस देश में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दंगा, कोई लड़ाई, कोई युद्ध का कोई संभावना नहीं है। वहीं आप एक वर्ग को बढ़ावा दे करके, एक जाति धर्म को बढ़ावा दे करके दूसरे को जो है छोड़ करके नज़रअंदाज करके चलते हैं, तो फिर समझिए कि श्रीलंका बनने में देरी नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग ये देखें। अब इससे आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तो हम लोग देखें कि भाषा के आधार पर, फिर आपको देखेंगे आगे क्लास में नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर हम आपको समझाएं कि महिलाओं के साथ भी। तो वहाँ पर सबसे पहले अगर कोई, पहले उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले वहाँ पर 1893 में न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद 1918 में इंग्लैंड, फिर 1919 में हम लोग भारत, और फिर उसके बाद जो है फ्रांस। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि धीरे धीरे जो है महिलाओं का भी जो यहाँ पर हो रहा है, मतलब महिलाओं को भी साथ लेकर के चला जा रहा है। भारत की बात करें, ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि 2023 में महिलाओं का जो, जैसे कि आप लोग भारत में तो, बिहार में तो बहुत पहले से ही 50% आरक्षण है महिलाओं को, 50% हम लोग वहाँ पर महिलाओं को लेकर के चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन 2023 में 33% आरक्षण सीट, 33% जो है सीटें आरक्षित की गई, यानी आरक्षण किया गया किनके लिए? महिलाओं के लिए संसद में। यानी कि अगर हम लोग उससे पहले की बात करें तो महिलाओं का लोकसभा में भागीदारी कितना है, यानी कितने परसेंट महिलाएं सांसद हैं? 14%। 14%, 10% आपको राज्यसभा में। तो धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग बात करें बिहार की, तो जितना मुखिया, मतलब जितना परसेंट जो पुरुष मुखिया होगा, उतना ही परसेंट महिला भी मुखिया होंगी, मुखियाइन। ये क्या है? यह दिखा रहा है कि नहीं, सबको साथ में लेकर के चलिए। ये 2023 में जो महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित की गई, वह कहाँ के लिए? तो संसद, यानी कि उच्च सदन, निम्न सदन के लिए। और इस तरीके से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को जो है हम लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबको लेकर के चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है। क्यों? अगर सबको साथ लेकर के चलेंगे तो एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इससे अगले क्लास में कि नस्ल के आधार पर, आज के क्लास में तो हम लोग देखें कि सबसे पहले देखें लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। फिर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्होंने जनता के लिए और जनता द्वारा शासन को ही लोकतंत्र बताया। फिर हम लोग देखें कि 18 महिलाओं को जो है वहाँ पर आरक्षण दिया गया वोट देने के लिए। फिर हम लोग देखें कि हाँ, सामाजिक विभिन्नता किसी देश में है तो ये अच्छी बात है, सामाजिक विभिन्नता होना ये अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन वहीं जब सामाजिक विभाजन का रूप लेने लगता है तो इस तरीके से टकराव पैदा होते हैं, फिर देश का बंटवारा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिले। यूगोस्लाविया क्या हुआ, वहाँ पर विभाजन हो गया। श्रीलंका में भी विभाजन हो जाता लेकिन टकराव होकर के रह गया। तो यह आप लोग हर एक बातों को समझेंगे और इस लेवल तक आपको पहुँचने के लिए हर एक बात को, क्लास के हर एक बात को सुनना आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे नस्ल के आधार पर और यहाँ से आगे चलेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास के में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।